ओके फाइन। सो आई वाज टेलिंग यू कि एग्जामिनर आपसे 4 टाइप्स ऑफ ऐसे पे डिमांड करता है, टॉपिक्स आपको 4 टाइप्स ऑफ ऐसे पे देता है, एंड यू हैव टू राइट डाउन वन ऐसे ऑन द गिवन टॉपिक जो आपको चूज करते हैं। उस पर भी आपने 2500 टू 3000 वर्ड्स जो है वो आपने वहाँ पे उस पर लिखने होते हैं। अब एग्जामिनर के सामने जो मेन चीज़ होती है वो सबसे पहले आपका जो ऐसे का पेपर उसके सामने जाता है, बिल्कुल टॉप पे फर्स्ट पेज पे आपकी आउटलाइन होती है। अब जैसे मैंने समरा की आउटलाइन देखी, फारिया की आउटलाइन देखी, मरियम की आउटलाइन देखी, सुबहान की आउटलाइन देखी, ठीक, सुबहान की आउटलाइन देखी, तो आपकी जो आर्गुमेंटेटिव ऐसे की आउटलाइन थी डेट वाज टोटली फॉल्टी आउटलाइन। उसका दूर दूर तक आर्गुमेंटेटिव ऐसे के साथ कोई लिंकेज नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन सेकंड जब मैं देखता हूँ आपकी डिस्क्रिप्टिव ऐसे की आउटलाइन, तो इट मींस कि आपको डिस्क्रिप्टिव ऐसे की आउटलाइन का पता है, यू नो हाउ टू राइट एन ऐसे ऑन डिस्क्रिप्टिव टॉपिक। अब आर्गुमेंटेटिव ऐसे एक सबसे मोस्ट कहने के टारगेटेड, लेकिन द मोस्ट फेवरेट टॉपिक भी होता है। इसमें क्या होता है कि जस्ट दो नजरिए होते हैं, आपने दो नजरिए, दो आइडियोलॉजी या दो आर्गुमेंट की बेस पे आपने पूरा एक ऐसे लिखना होता है। हम सबसे पहले वो देखते हैं वो कौन सी ऐसे पॉइंट्स हैं, वो कौन से ऐसे क्लूज हैं, या वो कौन से ऐसे वो प्रिंसिपल्स हैं जिसकी वजह से हम ये रियलाइज करते हैं कि दिस इज अ आर्गुमेंटेटिव टाइप्स ऑफ ऐसे। तो पहली चीज, हम जब अपने पूरा जो एक इंटरनेशनल कहने के लैंग्वेजेस हैं उसमें ऐसे के जो माहिरीन हैं जो ऐसे लिखते हैं और जो ऐसे के बेसिकली वो स्ट्रक्चर को बताते हैं, उन्होंने हमें बताया कि ये जो ऐसे आर्गुमेंटेटिव ऐसे होता है वो बेसिकली इन चीज़ों की बेस पे हम वो जज करते हैं कि दिस इज आर्गुमेंटेटिव ऐसे। पहली क्या चीज़ होती है? स्टेटमेंट। दिस वन स्टेटमेंट कह लो कि अगर मैं आपको एक स्टेटमेंट दूं तो जेंडर इक्वालिटी इज अ मिथ, दिस इज अ स्टेटमेंट। इसमें तो ना डब्ल्यू वर्ड थे, ना ही लास्ट पे क्वेश्चन मार्क था, ना ही उसने जो हेल्पिंग वर्ब है इज एम आर उससे स्टार्ट किया, लेकिन उसने एक स्टेटमेंट दे दी, जेंडर इक्वालिटी इज अ मिथ। अब इट इज योर ओन ओपिनियन कि आपने उसको मिथ पे इन्हिसार करना है या आपने क्रिटिक करके उसको रियलिटी पे लेकर आना है, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन योर नॉलेज, इट डिपेंड्स ऑन योर ideas, it depends on your research, it depends on your वे ऑफ राइटिंग, या आपने थॉट आपकी क्या वहाँ पे उस टाइम आती है। सेकंड होता है कोटेशन। कोटेशन बेस्ड जो ऐसे होते हैं डेट इज मोस्टली नोन एज आर्गुमेंटेटिव ऐसे, लेकिन इसमें सम टाइम कुछ ऐसे होते हैं वो लिटरेचर बेस्ड में भी होते हैं। तो मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन, ये द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्लू होते हैं ना हमें आर्गुमेंटेटिव ऐसे को हम जब जज करते हैं कि दिस इज आर्गुमेंटेटिव ऐसे, तो वो बेसिकली होता है आपका क्वेश्चन की शेप में। आई हैव फाइनली स्किप आउट द एसेस जो आए हुए हैं लास्ट एरा में, मैंने उनको थोड़ा स्क्रूटनाइज किया, उस पर थोड़ी रिसर्च की, तो फिर मुझे रियलाइज हुआ कि आर्गुमेंटेटिव ऐसे की जो बात वो करते हैं वो बेसिकली हम इनके जो पास्ट पेपर आए होते हैं उनको देखकर करते हैं। अब सो सी, अगर आपको यहाँ से थोड़ा इशू आएगा तो देन यू कैन इजीली सी फ्रॉम दिस। उसने क्या बात की थी कि क्वेश्चन आएगा। आप क्वेश्चन हमेशा डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट होता है, लास्ट पे उसके क्वेश्चन मार्क होता है। सो सी, यू कैन सी हेयर द ऐसे, हेयर इट इज रिटन, आर्ट मॉडर्न वर्ड्स नॉट होली वर्ड्स, लास्ट पे क्वेश्चन मार्क। सो सी, दिस इज एन आर्गुमेंटेटिव ऐसे। सेकंड, इज colonial mentality impeding पाकिस्तान प्रोग्रेस, लास्ट पे फुल स्टॉप। तो जब आप इसको और भी मजीद देखते हैं then you can easily get the point कि हमें एक जो ये 2017 के ऐसे हैं, हमें 3 इसमें जो है वो ऐसे नजर आते हैं डेट आर बेस्ड ऑन आर्गुमेंटेटिव ऐसे। अब उसमें 3 ऐसे अगर आपने आर्गुमेंट, सॉरी 4, दिस वन आल्सो, ठीक है। अगर आपने आर्गुमेंटेटिव ऐसे को सिर्फ एक ऐसे को पढ़ा हो, उसको सही तरीके से आपने उसके स्ट्रक्चर को समझा हो, तो फिर आपको ऐसे में फेल होने से ऐसे फेल होने से आपको कहने के हक भी रोकेगा। लेकिन अगर आपने उसके स्ट्रक्चर को सही तरह फॉलो नहीं किया,
और फिर अगर आप कह रहे हो कि मैंने उसकी मुझे बड़ा चीज़ों को पता था, जिस तरह भी आपको सारी चीज़ों का पता था, लेकिन आपने उसका स्ट्रक्चर ही गलत लिखा है, एग्जामिनर के पास पहले आपका आइडिया नहीं जाता, पहले आपका स्ट्रक्चर चाहता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फोकस ऑन द स्ट्रक्चर, कि आपने स्ट्रक्चर को कैसे बिल्डअप करना है, कैसे एक अप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर लिखना है, कैसे आपने एक फॉल्टी लेस स्ट्रक्चर लिखना है, ताकि आप एग्जामिनर को ये बता सकें कि यस व्हाट यू हैव रिटन इन योर एसे दैट इज बेस्ड ऑन ऑल ट्रू सेंस। ठीक है। तो ये 2017 में हमने देखा कि 4 टाइप ऑफ ऐसे जो थे वो आर्गुमेंटेटिव टाइप ऑफ ऐसे आए थे। अब इसमें जब आप देखते हैं तो हमें आंखें बिल्कुल सामने नजर आ जाता है, विल रूल ऑफ लॉ ऑलवेज रिमेन एन इनप्रैक्टिकेबल मिथ इन आवर कंट्री। इनप्रैक्टिकेबल मतलब वही जो मैंने आपसे कहा था, ना अमल होने वाली चीज। ठीक है। तो फिर जब आप पीछे 2016 से लेकर 2021 तक देखते हो तो यू कैन सी कि आपको 9 तरह के ऐसे जो हैं वो पिछले 6 सालों में आपको वो आर्गुमेंटेटिव ऐसे दे रहा है, जिसमें जस्ट फॉर इट हेल्प टू अचीव इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, excluding mentalities, meet impeding progress, fear of motor or holy war, thus we need irritation in our life, is Pakistan ready for digital revolution. So see, you can easily evaluate और easily judge कि वो एग्जामिनर आपसे इस तरह के ऐसे हो हमेशा एक दो या समटाइम वो 3 भी ऐसे आपसे एक एक पेपर में पूछ लेता है। तो व्हाई नॉट देन वी कैन इजीली राइट डाउन दिस ऐसे स्ट्रक्चर, ताकि हम जो है एग्जामिनर को ये बता दें कि ठीक है भाई, हाँ आपके हमारे पास नॉलेज भी है, हमारे पास स्ट्रक्चर भी है, हमारे पास ग्रामर भी है, हमारे पास ईच एंड एवरीथिंग है, तो फिर आपके पास कोई राइट नहीं है हमें फेल करने का। मेन चीज़ यही होती है कि आपने पहले ऐसे को जज करना होता है कि दिस इज विच टाइप ऑफ ऐसे। जब आप उसके टाइप का पता लगा लेते हैं, जब आप उसको इजीली ये बता देते हैं कि ठीक है ये ऐसे इस टाइप का है, तो फिर आप उसको इजीली लिख सकते हैं। अब इसका जो सिंपलेस्ट वे है, और चले हम दूसरे टाइप पे भी आ जाते हैं, फिर हम इसको नेक्स्ट देखेंगे कि इसका हमें कैसे लिखना होता है। सेकंड ऐसे होता है आपका डिस्क्रिप्टिव ऐसे। डिस्क्रिप्टिव ऐसे में हमेशा आपसे वो दो चीज़ों की बात कर रहा होता है, देयर आर ओनली टू पॉसिबल थिंग्स, समटाइम वो थ्री भी पूछ लेता है, बट बात उसकी वहां पे ही सर्कुलेट कर रही होती है। समटाइम वो इल्स एंड रेमेडीज पूछ लेता है, समटाइम वो प्रोस्पेक्ट्स एंड प्रॉब्लम्स पूछ लेता है, समटाइम वो होप्स एंड हर्डल्स पूछ लेता है, समटाइम वो इश्यूज एंड चेंजेस पूछ लेता है, समटाइम वो अपॉर्चुनिटीज एंड चेंजेस पूछ लेता है, समटाइम वो प्रोज एंड कॉन्स पूछ लेता है। यानी कि जिस टॉपिक पे आपको नजर आए कि द एग्जामिनर हैज रिटन द वर्ड एंड, AND एंड, और यहाँ पे आपको लगे कि वो दो चीज़ों को बेसिकली पूछ है, लेकिन उसका जो मेन जो पॉइंट होता है, सेंट्रल आइडिया, वो सेम सिंगल होता है। जिस तरह हायर एजुकेशन, सिंगल आइडिया सिंगल पॉइंट, लेकिन उसने उसकी दो चीज़ें पूछ ली हैं, इसके इल्स क्या हैं और रेमडीज क्या हैं। और हमेशा आपने एक बात याद रखनी है, जो आप इल्स लिखोगे वही आपकी रेमडीज होनी चाहिए। ये ना हो कि आप इल्स में लिखो कि पुअर एलोकेशन ऑफ बजट, और रेमडीज में लिखो कि एनहांस इंफ्रास्ट्रक्चर मटेरियल। ठीक है, नहीं, जो आप इल्स में लिखोगे 8 पॉइंट आप इल्स में लिखोगे, 8 पॉइंट आप रेमडीज में लिखेंगे। ठीक है। फिर द इमर्जिंग पावर ऑफ सोशल मीडिया, मेन पॉइंट क्या है, सोशल मीडिया। इसके प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं, प्रॉब्लम्स क्या है। प्रोस्पेक्ट होता है कि जो हम फ्यूचर को बेसिकली इमेजिन करके लिखते हैं, एनविसेज करके लिखते हैं, हम उसको प्रोस्पेक्ट कहते हैं। फिर डेमोक्रेसी है तो उसकी उसने होप्स एंड हर्डल्स पूछी हैं। फिर रियल पोलराइज पॉलिटिक्स है, देन उसने इसके इश्यूज एंड चैलेंजेस पूछे हैं। प्रोमोटिंग टूरिज्म है, फिर उसके अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस पूछे हैं। फिर ग्लोबलाइजेशन है, उसके उसके प्रोज एंड कॉन्स पूछे हैं। सो सी, मेन आइडिया एक ही होता है। जो आपका डेस्क्रिप्टिव ऐसे होता है उसका मेन आइडिया एक ही होता है, लेकिन आगे चीजें वो दो या दो से तीन भी पूछ लेते हैं सम टाइम। क्लियर। आज तक ज्यादातर वो दो ही चीजें पूछ रहा है, लेकिन सम टाइम वो दो तीन चीजें पूछ लेता है, प्रोस्पेक्ट, चेंजेस एंड इम्प्लीकेशंस, इस तरह की वो बात भी कर लेता है। इश्यूज, चेंजेस एंड प्रोस्पेक्ट, इस तरह की बात भी वो कर लेता है। फिर आपने उसको डिवाइड कर देना, छः पॉइंट्स लेकर आप अपने ऐसे को कंक्लूड कर देते हैं। तो दो टाइप्स ऑफ ऐसे मैंने आपको बताए हैं। एक आपने कैसे इवेलुएट करना है कि फर्स्ट ऐसे हम आर्गुमेंटेटिव ऐसे उसको हम कहते हैं जिसके लास्ट पे ये क्वेश्चन मार्क आता है। ठीक है, या और का वर्ड आएगा यहाँ पे, और एक वर्ड होगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग हियर इट हैज बीन रिटन, दस ये दिस वन। ठीक है।
ये और IMF बेलआउट्स रोड टू स्टेबिलिटी और रेसिपी फॉर डिजास्टर, कि जो हम IMF से बेल आउट पैकेजेस लेते हैं, आपकी नज़र में स्टेबिलिटी की तरफ हम जा रहे हैं, ये हम डिजास्टर की तरफ जा रहे हैं। सो इस तरह के जो ऐसे होते हैं ये बेसिकली हमें बता देते हैं कि दिस इज एन आर्गुमेंटेटिव ऐसे। अब बेसिक चीज होती है कि हमने ऐसे को जज कर लिया कि ये ऐसे इस टाइप का होता है, फिर हम देखते हैं कि हमने जब इसको जज कर लिया फिर हमने लिखना कैसे है। अब जहाँ पर बेसिकली हम लोग जो स्टूडेंट्स हैं वो प्रॉब्लम जो है वो करते हैं क्रिएट, क्यों करते हैं अ, ये देख लें, इसलिए करते हैं। मैंने एक ऐसे दिया था कि इस डेमोक्रेसी प्रैक्टिकेबल इन द ट्रू सेंस, ठीक है, ये टॉपिक था। तो यहाँ पर देखें व्हाट इज डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी इज practiced in Pakistan, causes of failures democracy in Pakistan। ये उसने काजेस बता दिए हैं स्टूडेंट ने, देन सजेशन बता दिए हैं, ठीक है। एंड जब आप इस तरह के ऐसे को एग्जामिनर के सामने भेजते हैं तो डेफिनेटली एग्जामिनर विल गिव यू 0 मार्क्स। रीजन क्या है, लिखा आपने वही चीजें हैं जो आपने स्ट्रक्चर की शेप में लिखना है, लेकिन रीजन ये है कि आपने स्ट्रक्चर को ही नहीं फॉलो किया। तो बेसिक चीज पहला आपका जो पॉइंट होगा डेट विल बी ऑन स्ट्रक्चर, कि आपने स्ट्रक्चर को कैसे फॉलो करना है, और स्ट्रक्चर को फॉलो करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है प्रैक्टिस। अब मैं आपको स्ट्रक्चर बताता हूँ कि आपने आर्गुमेंटेटिव ऐसे का स्ट्रक्चर कैसे बिल्डअप करना है। लेट्स आई शुड गेट एनी अ टॉपिक। वैसे मुझे इकोनॉमी का कुछ आइडिया तो है नहीं, बिकॉज आई एम नॉट अ स्टूडेंट ऑफ बीकॉम या जो भी आप लोग करते हैं, सोशल साइंस का स्टूडेंट हूँ, लेकिन फिर भी लेट्स डू इट। देखिए, सबसे पहले आपने इसकी देख लिया कि ये आपका ऐसे किस टाइप का है। आपने मेन चीज क्या लिखनी होती है, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के बाद इसके जस्ट आपने 4 पॉइंट लिखने होते हैं, ओनली यू हैव टू राइट डाउन 4 पॉइंट्स। इसके दरमियान किसी पॉइंट की जरूरत नहीं है। यहाँ पर उसने क्या किया कि डज फॉरेन एड हेल्प टू अचीव इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, क्या जो हमें बाहर से फॉरेन एड मिलती है, बैरूनी जो हमें इमदाद मिलती है, वो हमें मदद करती है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पे। यहाँ पर आपका पॉइंट होगा यस या नो, इट डिपेंड्स ऑन योर नॉलेज, ऑलरेडी आई हैव सेड टू यू। अगर तो आप इससे राजी हो कि हाँ जी भाई करती है, तो फिर डेफिनेटली मैं उसके मुताबिक ही आउटलाइन बताऊंगा। ठीक है, ड्यू टू वेरियस फैक्ट्स it is proved that foreign aids help in achieving economic stability। 1 पॉइंट ये हो गया मेरा। मैंने बता दिया कि ड्यू टू वेरियस फैक्ट्स इट इज प्रूव्ड दैट फॉरेन एड्स हेल्प इन अचीविंग इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। अब मैं यहाँ पे फैक्ट्स लिखूंगा, ABCDEFGHIJ, 3 4 5 6 7 8 9, मैंने 9 पॉइंट जो थे वो लिख दिए मैंने। हाँ जी भाई, इकोनॉमिक जो फॉरेन एड हमें बाहर से आती है, ये हमें मदद करती है हमारी सियासी स्टेबिलिटी पे, सियासी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पे, मुआशी इस्तेहकाम पे। अब सेकंड आपका जो मेन पॉइंट होता है वो ये होता है कि हाउ एवर फॉरेन, छोटा लिख देता हूँ, फॉरेन एड्स डू नॉट हेल्प इन अचीविंग इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। ठीक है, अब इसके पीछे मैं वीक पॉइंट्स लिखूंगा। ठीक है, 5 पॉइंट्स लिखती है। ठीक है,
एंड लास्ट पे आपका कंक्लूजन। तो लैपटॉप के लाइट का इशू है जिसकी वजह से मुझे थोड़ा सही नजर नहीं आ रहा, ठीक है, स्पेलिंग के बाद में देख लेंगे। तो ये बेसिकली आपका होता है आर्गुमेंटेटिव ऐसे का स्ट्रक्चर। पहला पॉइंट आपका स्टांस होता है, ठीक है, दिस इज योर स्टांस। फिर दिस इज ओपोनेंट स्टांस। कैसे? लेट्स सी, मैंने पहले बात की कि मुझे ये बताएं भाईजान कि जो फॉरेन एड है क्या वो मदद करती है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पे, सियासी इस्तेकाम पे। मैंने कह दिया कि ड्यू टू वेरियस फैक्ट्स इट इज प्रूव्ड दैट फॉरेन एड्स हेल्प इन अचीविंग इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। या भी ये भी ना लिखो, मैं ये कर दूं, इसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है। फॉरेन एड्स हेल्प इन अचीविंग इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ड्यू टू वेरियस एविडेंस, ठीक है, क्लियर। अब मैं एविडेंस बताऊंगा कि कैसे जो है वो फॉरेन एड हेल्प करती है अचीविंग इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पे। वो एविडेंस के मैं किस शेप में बताऊंगा? वो एविडेंस में बताऊंगा कि हमारे जो बाहर से रेमिटेंसेस की शेप में मनी आती है, तो हमारा जो एक जो डेफिसिट होता है जिसको हम आई थिंक सो वो कहते हैं ट्रेड डेफिसिट, नो ट्रेड डेफिसिट, आपका करंट अकाउंट डेफिसिट, वो कम होता है। सेकंड, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आती है मुल्क में। थर्ड जो है वो आप उसे कह लो कि ट्रेड आपकी इन्हांस होती है। फोर्थ आप ये कह लो कि आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो बढ़ती है, क्लियर। फिफ्थ ये कह लो कि आप डिफरेंट वे ऑफ टेक्नोलॉजी जब बाहर से लेते हैं तो आपकी टेक्नोलॉजी ड्रिफ्ट होती है मुल्क में। सो इस तरह की चीज़ें जो है वो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पे आएंगे आप इस तरह। फिर जो अदर पॉइंट होता है वो बेसिकली ये होता है, however foreign aid do not foreign aids do not help in achieving economic stability। जहाँ पे आप कहते हो नहीं भाई ये इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पे नहीं करती, ये बेसिकली एक आर्टिफिशियल वे में हम अपने निज़ाम को थोड़ा स्टेबल करते हैं, जिसके बाद फिर से वही सारी चीज़ें रेपिटेशन में हो जाती हैं। इसके साथ आप ये कह लो कि हम हमारा जो वो होती है एक अपना इकोनॉमिक स्ट्रगल होती है वो कम हो जाती है। हम अपने इकोनॉमिक स्ट्रगल पे नहीं रहते बल्कि हम फॉरेन एड की तरफ इन्हिसार करते हैं, डिपेंडेंसी हो जाती है आपकी। सो इस तरह के आप चार पांच पॉइंट्स जो है वो अपने वीक पॉइंट्स होने चाहिए। ये जो आपके पॉइंट्स होंगे डेट मस्ट बी वेरी फ्रेजाइल, वीक एंड ऑब्सोलीट। और ये पॉइंट आपके बड़े ही एक इंपॉर्टेंट मोमेंटस एंड कोस्टिक किस्म के होने चाहिए। मेन पॉइंट्स बेसिकली यही होने चाहिए। टोटल आपका जो ऐसे होता है वो 15 से 18 वर्ड्स का वो टॉपिक्स का होता है, यानी कि हेडिंग्स का होता है। आपने 15 to 18 के दरमियान हेडिंग्स अपनी CSS के ऐसे के एग्जाम में लिखनी है, क्लियर। अगर ये मैंने यहाँ पे 11 लिखी है तो यहाँ पर मैं 5 लिख दूंगा, 11 5 16 आपकी हेडिंग्स हो जाएंगी। लेकिन आपने इंट्रो एंड कंक्लूजन को भी ऐड करना है, फिर 18 हो जाती हैं। सो दिस इज योर ऐसे स्ट्रक्चर अबाउट आर्गुमेंटेटिव ऐसे एंड डिस्क्रिप्टिव ऐसे। अब जो डिस्क्रिप्टिव ऐसे हैं सर इसमें इसमें हमने सिंपल होता है। सजेशंस नहीं देने? नहीं, इसमें सजेशन नहीं होती है। सजेशन हमेशा तो आपके इसमें ओपन सजेशन की जगह एंडेड क्या होगी? ना, इसकी जस्ट 4 हेडिंग्स होती हैं। आपको उस 4 हेडिंग्स पे फोकस करना होता है। फर्स्ट आपने इंट्रो देनी होती है, सेकंड आपका स्टांस होता है, थर्ड ओपोनेंट का स्टांस होता है, एंड फोर्थ आपका कंक्लूजन होता है, जी ठीक है। ठीक है। जो आपने देनी होती है सॉल्यूशंस वगैरह, यू कैन गिव सॉल्यूशंस इन डिस्क्रिप्टिव ऐसे और ओपन एडिट ऐसे, बट देयर इज नो एनी लिमिट, देयर इज नो एनी सॉर्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी, या देयर इज नो एनी सॉर्ट ऑफ थिंग्स ऑफ सॉल्यूशन, या स्पेस नहीं होती सॉल्यूशन की आप यहाँ पे आर्गुमेंटेटिव ऐसे में दे सकते हो, क्लियर। ये है पैटर्न जो इंटरनेशनल लेवल पे होता है और जो हमारी FPSC ने बताया हुआ है। आपने इस पैटर्न को फॉलो करना है एंड इसके मुताबिक आपने 2016 से लेकर 2021 तक के ऐसे की मैंने वो बताई हुई है। जस्ट यू हैव टू राइट डाउन प्राइमरी हेडिंग्स। प्राइमरी हेडिंग्स कौन सी होती है? ये प्राइमरी हेडिंग्स है, ये वाली, ठीक है। आपका जो मेन हेडिंग्स होती है प्राइमरी हेडिंग्स, ये प्राइमरी हेडिंग्स है, ये प्राइमरी हेडिंग है, सेकंड एंड कंक्लूजन, ये आपकी प्राइमरी हेडिंग है, ठीक है, कंक्लूजन। जी ठीक है। तो ये आपका आर्गुमेंटेटिव ऐसे होता है। आई एम शेयरिंग यू द एसेज और फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम
2016 to 2021 नो ऐसे हैं, उस पे जस्ट यू हैव टू राइट टू द प्राइमरी हेडिंग्स। प्राइमरी हेडिंग्स कौन से होते हैं? मेन हेडिंग्स होते हैं जिसके नीचे पे हमें पॉइंट्स देने होते हैं, सब हेडिंग्स देनी होती हैं, सेकेंडरी हेडिंग्स देनी होती हैं। क्लियर? वो मैं आपको शेयर कर देता हूँ। आप इसमें जस्ट प्राइमरी हेडिंग, नोट सेकेंडरी हेडिंग, आपने प्राइमरी हेडिंग 9 ऐसे की, यू हैव टू सबमिट मी विद इन 1 hours। क्लियर? दिस इज योर असाइनमेंट एंड आई होप सो यू आर विल डू दैट। क्लियर? अगर यू हैव एनी क्वेश्चन तो आप आसानी से मुझसे पूछ सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये सारे जो है। ठीक है जी, कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ लें। नो सर। ओके, चलें ठीक है फिर, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। ये दे दें, मैं ग्रुप में शेयर कर देता हूँ और ये आप अटेम्प्ट करें, इंशाल्लाह प्रैक्टिस होगी और आप इस को कर सकेंगे। ठीक है जी।